नमस्कार, मैं कुंदन वर्मा उज्ज्वल एजुकेशन पॉइंट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। Hello students, almost the chapter forces and laws of motion is over, and now today we will discuss and solve some numerical problems. The first numerical problem is from a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. So here two objects are given, one is rifle and another one is bullet. So now let us solve this problem. First of all, हम जो भी कुछ दिया गया है क्वेश्चन में उसको हम नोट कर लेंगे. सो गिवन दैट मास ऑफ द राइफल, सपोज इसे हमने कह लिया M1 एंड दिस इज 4 किलोग्राम. 4 किलोग्राम ऑलरेडी एक SI यूनिट है, तो इसे चेंज नहीं करना है. सेकेंड इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है दैट इज मास ऑफ द बुलेट. सपोज इसे M2 कह लीजिए एंड दिस इज 50 ग्राम. ये ग्राम में है तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.05 किलो. सपोज रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ राइफल, इसे हमने V1 एज्यूम कर लिया एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट. बुलेट जिस वेलोसिटी से फायर किया जाएगा वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी. सो बुलेट इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी. सपोज इसे हमने कह दिया V2 एंड V2 दिया गया है दैट इज 35 मीटर पर सेकेंड. इनिशियली जो राइफल है वो रेस्ट में होगा, यानी कि जब हम बुलेट को फायर करना स्टार्ट करेंगे तब राइफल रेस्ट में रहेगा. सो इनिशियली राइफल विल एट रेस्ट, यानी कि जो राइफल की इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी. या इसे कह लें कि U1 इक्वल टू 0. अब टोटल इनिशियल मोमेंटम हम निकालेंगे जो हमारा राइफल और बुलेट सिस्टम है. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि राइफल और बुलेट एक साथ था, बाद में बुलेट राइफल से सेपरेट हो गया. तो जब राइफल और बुलेट एक साथ था तो उस केस में हम निकालेंगे मोमेंटम और उसे हम कहेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम. तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ राइफल एंड बुलेट सिस्टम, यानी कि जब तक हमने राइफल से बुलेट को बुलेट को राइफल से फायर नहीं किया है तब तक जो इनिशियल वेलोसिटी दैट विल बी 0. बुलेट की भी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो भी 0 होगी जब तक राइफल से फायर नहीं हुआ है, यानी कि दोनों ही रेस्ट की कंडीशन में थे. तो इस केस में हम कहेंगे कि M1 U1 प्लस M2 U2, यही चीज़ हमें कैलकुलेट करना है. M1 दैट इज मास ऑफ राइफल 4, U1 0 प्लस M2 0.05 इंटू 0, क्योंकि राइफल और बुलेट दोनों ही रेस्ट में थे. ये आपका 0 हो जाएगा. 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0, तो ये आपका 0 हो गया. तो जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो 0 है. फिर टोटल मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे आफ्टर फायरिंग.
आफ्टर फायरिंग क्या होगा? आफ्टर फायरिंग राइफल और बुलेट दोनों अलग अलग हो जाएंगे, राइफल की वेलोसिटी अलग होगी और बुलेट की वेलोसिटी अलग होगी। तो इसे हमने सपोज कह लिया M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे 4V1 हमने एज्यूम कर रखा है, 4V1 प्लस 0.05 इंटू 35, V2 की वैल्यू जो है 35। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, दैट विल बी 4V1 प्लस 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 and put the decimal at 2 places, 1.75. अब हम अप्लाई करेंगे कि जो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग और टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इक्वल होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, ये फार्मूला हमने डिराइव भी किया था। अब M1U1 प्लस M2U2, इस क्वांटिटी की वैल्यू 0 है, सो 0 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, ये टोटल क्वांटिटी 4B प्लस 1.75, दिस इज 4B1 प्लस 1.75। हम ये कह सकते हैं कि V1 इक्वल टू, ये इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाइड है नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा, सो दिस विल बिकम्स माइनस 0.4375 मीटर पर सेकेंड, या इसे अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही कंसीडर करें तो इसे लिख सकते हैं माइनस 0.44 मीटर पर सेकेंड। ये जो माइनस साइन इंडिकेट करता है कि बुलेट को जब हमने फायर किया तो गन जो है रिटर्न आ रहा है, गन रिटर्न आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। माइनस साइन बस डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है कि जो गन है हमारा पीछे की तरफ आ रहा है। सो निगेटिव साइन डिनोट्स द गन, राइफल, यहाँ हमने राइफल यूज किया तो राइफल रिक्वायल्स बैकवर्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये दिया गया है कि टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग along the same line and direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second object. तो जो भी चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले हम नोट करेंगे। प्रॉब्लम को पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि ये टू बॉडी कोलिजन का प्रॉब्लम है, या मोमेंटम में जो टू बॉडी कोलिजन के प्रॉब्लम्स होते हैं ठीक वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन के सारे पैरामीटर्स को हम डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिनोट करते हैं कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 1। सपोज यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट्स हैं तो एक ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट 1 एज्यूम कर लिया, एंड दिस ऑब्जेक्ट 1 इज हैविंग मास M1 इक्वल टू 100 ग्राम। 100 ग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में, 1000 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी 0.1 किलोग्राम। ठीक, हम दूसरा पैरामीटर नोट करेंगे कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 2, दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट 2 मान लिया। सपोज it have mass 200 gram given, so in the similar way 200 divided by 1000, that is 1 by 5, and 1 by 5 means 0.2. and now हम नोट करते हैं बिफोर कोलिजन।
बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1. बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी को हमने u1 से डिनोट किया था, एंड दिस इज गिवन ऑलरेडी इन द प्रॉब्लम. दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड. और सेकेंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, इसको हमने u2 से डिनोट किया था, एंड दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड. ये तो बात हो गई बिफोर कोलिजन की. आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1. ये हमारा दिया गया है कि आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज v1 से हम डिनोट करते थे, v1 से ही डिनोट करेंगे. v1 इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड. और जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट 2, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, ये v2, हमें सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ही डिटरमिन करना है. तो अब हमें सारे नोन और अननोन वेरिएबल्स पता चल गए हैं. m1 m2 पता चल गया, u1 u2 पता चल गया, और v1 v2 पता चल गया. v2 हमें निकालना ही है, बाकी सारे पैरामीटर्स हमें पता करने हैं. हम सिंपली वही फार्मूला यूज कर देंगे. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. देयरफॉर फ्रॉम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. सिंपली इसी फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते चले जाना है. पुट करके सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. तो m1 की जगह पर 0.1, u1 2 प्लस m2 0.2 एंड u2 1 इज इक्वल टू m1 0.1, v1 1.67 प्लस m2 0.2 दिया ही है, v2 हमें पता ही करना है. तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं. 0.1 इंटू 2 दैट इज 0.2 प्लस 0.2 इंटू 1 0.2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1.67. तो 1 इंटू 167 डायरेक्ट करेंगे, दैट इज 167, और 3 प्लेसेस पर डेसिमल प्लेस कर देंगे. 1 2 2 प्लेसेस पर डेसिमल यहाँ पर है, और 1 प्लेस पर डेसिमल यहाँ पर है. तो 3 प्लेसेस पर 1 2 3, यानी कि 0.167 0.167 प्लस 0.2 v2. सॉल्व करेंगे. 0.2 प्लस 0.2 दैट इज 0.4, ये भी इसी तरफ लेते आते हैं, दैट विल बी माइनस 0.167. इस तरफ ये पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आएगा तो निगेटिव हो जाएगा. इज इक्वल टू 0.2 v2. अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर के ये नहीं है, 0.4 है. सो 0.4 माइनस 0.167 को हम अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, दैट इज 0.40. अगर इसे कर लें माइनस 0.17 इसे कर लेते हैं, डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कर लेते हैं 0.2 v2. इसे सॉल्व करेंगे. 10 माइनस 7 3 एंड 3 माइनस 1 2, 0.23 इक्वल टू 0.2 v2. 0.2 को भी इधर लेते आइए. 0.2 इस तरफ मल्टीप्लाइड है, इक्वल के दूसरी तरफ में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. या यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि v2 इक्वल टू 0.23 डिवाइडेड बाई 0.2. या इसे हम सॉल्व करेंगे. 0.2 को हटाने के लिए 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो
10 से ऊपर करेंगे तो दैट विल बिकम्स 2.3 एंड बाई 2। डेसिमल एक प्लेस और शिफ्ट हो जाएगा, तो 2.3 बाई 2 या 1.15, 2 × 2 5, 1.15 मीटर पर सेकेंड एंड दिस वैल्यू विल बी अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि हमने यहाँ पर 167 की जगह पर 17 ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख दी थी, तो ये 1.15 अप्रॉक्सीमेट आंसर। एंड दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, दिस विल बी आवर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया गया कि ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन्स। सो यहाँ पर हमें ट्रक का मास दिया गया है 7 मीट्रिक टन्स। ये तो सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये मोशन चैप्टर का प्रॉब्लम लग रहा है, दिखने में मोशन चैप्टर का प्रॉब्लम लग रहा है। डिस्टेंस, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये सब सारे टर्म्स जो यूज किए हैं ये मोशन चैप्टर का प्रॉब्लम है। यानी कि मोशन की चीज़ों को यूज करके हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे और फिर मास दिया गया है, एक्सेलरेशन पता है, फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब F=ma का भी यूज होगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का भी यूज होगा। तो फर्स्ट चैप्टर से इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होगा और सेकंड चैप्टर से लॉ ऑफ मोशन का यूज होगा। इस तरह से दो चीज़ों को कंबाइन करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो चलिए जो चीज़ें पहले दी गई हैं हम उसको नोट कर लेते हैं। जब हम नोट कर लेते हैं गिवन चीज़ों को तब थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाता है कि क्या चीज़ें हमें दी गई हैं और क्या फाइंड आउट करना है। तो चलिए गिवन चीज़ों को पहले नोट करते हैं। तो गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मीन्स 0 वेलोसिटी। और दूसरी चीज़ कह रहा है कि ट्रेवल से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी हम नोट कर लेते हैं। S=400 मीटर, डिस्टेंस को हमने S से ही डिनोट किया था फर्स्ट चैप्टर में, S=400 मीटर। तीसरी चीज़ जो दी गई है टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, सो टाइम टेकन इज सिंपली इट्स 20 सेकेंड। अब हम यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। अब हम देखेंगे एस टी और एस टी ए और यू के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यूज कर लें S=ut + ½ at², तो हमें एस यू टी और ए के बीच में एक रिलेशनशिप दिख रही है। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S=ut + ½ at²। हमेशा ये चीज़ क्लियर करिएगा कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी की थी और जो लॉज ऑफ मोशन है वो हमने सेकंड चैप्टर में। इक्वेशंस ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए वैल्यू हम यहीं पे पुट कर लेते हैं और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सारी चीज़ें तो दी ही गई हैं, बस हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो यहीं से सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर 400 = ut, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, देयरफॉर 0, p को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, +½ ए हमें पता नहीं है, ये तो निकालना ही है, t² मीन्स 20²। ये 20 × 20 400, एक बार और नोट ही कर लेते हैं। 400 = 0 प्लस समथिंग मीन्स वही क्वांटिटी, तो 1/2 a, 20 × 20 400। 400 दोनों साइड में मल्टीप्लाइड है, कैंसिल हो जाएगा,
या लिख सकते हैं हाफ ए इक्वल टू 1। ये 2 इस तरफ डिवाइड है, दूसरे तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल के इस तरफ में डिवाइड है, इक्वल के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू 2। एक्सीलरेशन है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ तक तो हमने एक्सीलरेशन तक तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें फोर्स भी कैलकुलेट करना है। मास दिया गया है 7 मीट्रिक टन्स, तो मास मीट्रिक टन्स में दिया गया है, इसको पहले हमें किलोग्राम जो एसआई स्टैंडर्ड यूनिट है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मास ऑफ ट्रक 7 मीट्रिक टन्स, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 7 मीट्रिक टन में कितने हो जाएंगे, 7000 किलोग्राम। अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अगेन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो सारी चीज़ें तो कैलकुलेट ही कर रखी हैं ऑलमोस्ट, मास पता है और एक्सीलरेशन भी हमने निकाल ही लिया, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 7000 इंटू 2, दैट इज 40,000। फोर्स है, यूनिट हो जाएगी न्यूटन। ये हमारे आंसर्स हैं। फर्स्ट हमें एक्सीलरेशन पता करना था, सेकंड हमें फोर्स पता करना था, तो दोनों चीज़ें हमने सॉल्व कर ली। एक और थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, थिंकिंग स्किल्स बेस्ड। 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स each of 2000 kilogram along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offer a friction force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force, the acceleration of the train, the force of wagon 1 and wagon 2. So now let us solve one by one. In the problem 1, we have to find out the total force, total resultant force. So note down force exerted by the engine. कितना फोर्स इंजन ने एक्सर्ट किया, सबसे पहले उसको नोट कर लें। फोर्स exerted by the engine, सपोज इसे हम F बोल लें, दैट इज 40,000 न्यूटन। एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ट्रैक जो है कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा रहा है। एक्चुअली जो ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा या फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा उसका डायरेक्शन और जो ये इंजन एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। यानी कि इंजन अगर इस डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन से, ट्रैक जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन से लगाएगा। सपोज इस फोर्स को हम F स्मॉल f कर लें, ये स्मॉल f मतलब फ्रिक्शन को शो करने के लिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एंड फ्रिक्शनल फोर्स बाय द ट्रैक, ये हमें 5000 न्यूटन दिया ही गया है क्वेश्चन में। तो अगर 40,000 न्यूटन का फोर्स इधर से लगे और 5,000 का दूसरे डायरेक्शन से, दैट मीन्स कि जो रिजल्टेंट होगा दैट विल 40,000 में से 5,000 को माइनस कर देंगे, यानी कि 35,000। सो द नेट फोर्स, सपोज दिस इज FA, this will be equal to F minus F of to 40,000 minus 5,000, ये हमारा हो जाएगा 35,000 न्यूटन। तो नेट इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और यही एक्सीलरेटिंग फोर्स होगा, 35,000 न्यूटन ही एक्सीलरेटिंग फोर्स होगा। इतने ही एक्सीलरेटिंग फोर्स से जो हमारा ट्रेन है वो मूव कर रहा है।
चलिए अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ये तो पार्ट ए हो गया, पार्ट बी पर आते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू ए। ये हमने एक्सेलरेशन एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट, द इंजन exerts a force of 40,000 न्यूटन on all the 5 wagons। ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि द इंजन exerts a force of 40,000 न्यूटन on all the 5 wagons। एंड नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स भी हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है। दिस इज 35,000 न्यूटन। अब हमें मास ऑफ वैगन्स पता करना है। सो टोटल मास ऑफ वैगन्स पता करना है तो एक वैगन का मास हमें पता है। अगर उसमें हम नंबर ऑफ 5 वैगन्स हैं मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मास ऑफ वैगन्स पता चल जाएगा। सो टोटल मास ऑफ all the wagons is equal to 2000 into 5, that is 10,000 kilograms। एक वैगन का मास 2000 है तो 5 वैगन का 10,000। अब हम निकालते हैं मास ऑफ इंजन भी दिया गया है। मास ऑफ द इंजन एंड दिस इज, सपोज ये m मान लेते हैं और इसे m डैश कर देते हैं। ये 8,000 किलोग्राम दिया गया है। एट 8,000 किलोग्राम। तो जो टोटल मास एक्टिवेटेड है ओवरऑल सिस्टम पर, जो भी ये हमारा ट्रेन और वैगन्स का सिस्टम है, तो ट्रेन का जो ओवरऑल मास होगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ वैगन्स। देयरफॉर टोटल मास दिस विल बी इक्वल टू m प्लस m डैश, यानी कि इंजन और वैगन्स के टोटल मास 10,000 प्लस 8,000 18,000। अब हमें टोटल मास भी पता चल गया। अब हम सिंपली यहाँ पर अप्लाई कर देंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू ma, और वहाँ से a कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पर जो हम फोर्स लेंगे एक्सीलरेटिंग फोर्स ही लेंगे, जो नेट फोर्स है ट्रेन पर वही लेंगे। Therefore from second law F A equal to m इंटू ए हमें कैलकुलेट करना है। एफ ए तो पता ही है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। एम हमने कैलकुलेट कर रखा है, या यहाँ से ए को हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू एफ ए बाई एम। एफ ए हमने 35,000 कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज 35,000 डिवाइडेड बाई 18,000 टोटल मास। दिस विल बी सिंपली इक्वल टू 35 बाई 18। 18 वन जा 18, 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना कि द फोर्स ऑफ वैगन 1 एंड वैगन 2। तो इसके लिए हम प्रॉब्लम में हमें क्या कैलकुलेट करना है कि द फोर्स exerted
बाई वैगन 1 ऑन वैगन 2। यही हमें कैलकुलेट करना है कि वैगन 1 ने कितना फोर्स वैगन 2 पर एक्सर्ट किया। इसे कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ ऑल द वैगन्स एक्सेप्ट वैगन 1, यानी कि वैगन 1 को छोड़ करके बाकी सारे वैगन्स के मास को कैलकुलेट करेंगे। सो मास ऑफ ऑल द वैगन्स एक्सेप्ट वैगन 1 ईच। अब केवल बस 4 वैगन्स रह गए, मीन्स 4 इंटू 2000 एंड दैट विल बिकम्स 8000 किलोग्राम। और जब ये 8000 किलोग्राम रह गया तो फोर्स भी पता है हमें, तो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर ले सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन्स एंड दिस विल बिकम्स 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इतना पता चल गया। दस फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑल द वैगन्स एक्सेप्ट वैगन 1। एक्सेलरेशन पता चल गया, मास पता चल गया, तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। This will becomes 8000 into 3.5। जैसे F इक्वल टू एम इंटू ए, एम पता है, ए पता है, एफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बिकम्स 28000 न्यूटन। 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 प्लस 4 28 मीन्स 28000 न्यूटन। अब जो ये वैगन 1 है वो बाकी के 4 मतलब बाकी के जो उसके पीछे 4 वैगन्स हैं उन पर 28,000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। यानी कि जो सेकंड वैगन है, जैसे एक सिस्टम हो गया, ये वैगन 1 हो गया, इसके पीछे ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब अगर ये पूछा जाए कि 28,000 का तो फोर्स ये एग्जर्ट कर रहा है 2 3 4 5 सब पर, तो 2 पर कितना एग्जर्ट करेगा? उतना ही जितना 3 4 5 पर या इस ओवरऑल सिस्टम पर ही उतना फोर्स एग्जर्ट करेगा। सो देयरफॉर द फोर्स exerted by wagon 1 on wagon 2 each 28,000 न्यूटन। तो यहाँ हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया कि कितना फोर्स वैगन 1 वैगन 2 पर अप्लाई कर रहा है। क्वेश्चन में दिया गया कि एन ऑटोमोबाइल व्हीकल ऑफ मास 1500 किलोग्राम, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दी गई हैं जो डमी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमें जितने चीज़ों की ज़रूरत है, हमें मास पता है, एक्सेलरेशन पता है और फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सीधा सीधा F इक्वल टू एम इंटू ए से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हीकल इज स्टॉप दिया गया है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी व्हीकल की 0 हो जाएगी या लास्ट में व्हीकल हमारा स्टॉप हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ एक केस दिया गया निगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि जो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी दैट विल बी विथ माइनस साइन। तो यहाँ सिंपली हमें जो चीज़ें दी गई हैं उसको फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से हम फोर्स को सीधे कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी सारे इन्फॉर्मेशंस को पढ़ने से आपको ऐसा लगता है कि हमें मोशन के इक्वेशंस भी कहीं यूज करने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए भी कभी कभी दी जाती हैं। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंपली हमें फोर्स निकालना है, मास और एक्सेलरेशन दिए गए हैं। वैल्यू पुट करेंगे,
मास हमें 1500 किलोग्राम दिया ही गया है। एक्सेलरेशन 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और निगेटिव तो -1.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2550 मीटर। ये फोर्स हमें निगेटिव फोर्स मिला। ये जो निगेटिव साइन शो कर रहा है, फोर्स जो है व्हीकल के चलने की डायरेक्शन के अपोजिट में वर्क कर रहा है। निगेटिव साइन का मतलब फोर्स का और व्हीकल के चलने की डायरेक्शन दोनों जो है अपोजिट है। सो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि निगेटिव साइन इंडिकेट्स the force is acting in the opposite direction of vehicle। फिजिक्स में जो ये प्लस और माइनस साइन होते हैं यूजुअली ज़्यादातर प्लेसेस पर, ज़्यादातर क्वांटिटीज़ के केसेस में डायरेक्शन को शो करने के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। प्रॉब्लम जो दी गई है, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टक बाई हॉकी स्टिक so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of hockey ball by the force applied by the hockey stick। तो यहाँ हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है हॉकी बॉल के लिए। तो हॉकी बॉल के लिए सबसे पहले हम उसका इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे और हॉकी बॉल का फाइनल मोमेंटम, फिर फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि कितना चेंज इन मोमेंटम होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ें गिवन हैं उसको हम नोट कर लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि गिवन और अननोन चीज़ों के बीच में कौन से रिलेशनशिप को हम यूज करेंगे और हमें चेंज इन मोमेंटम पता चल जाएगा। सो मास ऑफ हॉकी बॉल, हॉकी बॉल का जो मास दिया गया है दैट इज़ 200 ग्राम। सपोज ये m है 200 ग्राम। 200 डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज 0.2 किलोग्राम। इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ये कन्वर्जन आप लोग सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 इंटू 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। अब यहाँ से हम 1 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1, इधर 1000 मल्टीप्लाइड है, दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/1000 किलोग्राम। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1000 से डिवाइड हो गया। अब 1 ग्राम की वैल्यू 1/1000 किलोग्राम, तो 200 ग्राम की वैल्यू 1/1000 इंटू 200। इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे यहाँ मैंने क्लियर कर दिया। ये आपके लिए एक हिंट हो गया। सो हॉकी बॉल ट्रेवल्स विथ वेलोसिटी, ये ऑलरेडी कुछ इनिशियल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। सो हॉकी बॉल ट्रेवल्स विथ इनिशियल वेलोसिटी सपोज इनिशियल वेलोसिटी है तो इसे u कह लीजिए, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और अब हमें m पता चल गया, u पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी और मास पता चल गया, तो इनिशियल मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू m इंटू u, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, 0.2 इंटू 10, ये हमारा हो जाएगा 12। यूनिट क्या हो जाएगी, मास की यूनिट किलोग्राम और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
और चलिए सेकंड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी हो जा रही है -5 मीटर पर सेकेंड। हॉकी बॉल ट्रेवल्स इन अपोजिट direction with final velocity -5 मीटर पर सेकेंड। सपोज ये v फाइनल वेलोसिटी है तो v मान, देयरफॉर फाइनल मोमेंटम भी यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, m इंटू वी कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स मास हमें पता ही है 0.2 इंटू -5 एंड दिस विल बिकम्स 5 to 10 मीन्स -1। दिस विल बिकम्स -1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमने कैलकुलेट किया था 2 इंटू 1020 डेसिमल के 1 पॉइंट पर प्लेस कर दिया, दैट इज 2.0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा हो गया -1। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम सिंपली हो जाएगा 2 माइनस -1 तो 2 + 1, ये हो जाएगा 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल को शेयर करें, वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन स्टडीज कर सकें, हमारे यूट्यूब चैनल का लाभ ले सकें। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती है। अपने प्रॉब्लम्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज वीडियो देखें।